नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डीजल टैक्सियों पर लगी पाबंदी के मुद्दे पर 2 दिनों की मोहलत दे दी ताकि वो उन्हें हटाने पर अपने प्रस्ताव दे सके। डीजल टैक्सियों के चालक और मालिक पिछले कई दिनों से दिल्ली के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं। अदालत में दिल्ली सरकार की दलील थी कि कोर्ट के केवल सीएनजी की टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाज़त देने के बाद करीब 30,000 टैक्सियाँ बंद हो गई हैं और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल टैक्सियों के चलने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि डीजल टैक्सियों पर पाबंदी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की इजाज़त दी जाए। राजधानी में 2000 सीसी से ज़्यादा इंजन की नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 190 नई डीजल गाड़ियाँ खरीदने की इजाज़त दे दी थी, जिसके लिए पुलिस को 30% ग्रीन टैक्स देना होगा। गौरतलब है कि डीजल टैक्सियों को बंद करने के आदेश के बाद दिल्ली में प्रदर्शनों और जाम से बिगड़े हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन जब कोर्ट ने उससे डीजल टैक्सियों को हटाने के लिए विस्तृत खाका मांगा तो सरकार ने वक्त मांगा। अदालत ने कहा कि जब भी ऐसे फैसले किए जाते हैं लोगों को असुविधा तो होती ही है, फिर भी वो सुनवाई के लिए तैयार है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 9 मई को होगी। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं दिल्ली के सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी, टैक्सी टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट, जेएनयू के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट साइंसेज के पूर्व डीन प्रोफेसर सीके वार्ष्णेय और बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुमिता जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आपका सेंटर न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर के पर्यावरण पर नज़र रखता है और इस मुद्दे को लेकर के भी आप लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसे किस रूप में आप देखती हैं? क्योंकि पर्यावरण के साथ साथ लोगों की रोज़ी रोटी और असुविधा का भी मामला जुड़ा हुआ है। जी, देखिए, ये पहली जो समझ लोगों में लाना होगा जी कि ये जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट का है ये नया नहीं है, ये 15 साल पुराना है। और हम जानते थे कि दिल्ली में सिर्फ सीएनजी की टैक्सीज ही चला करें, पर हम काफ़ी चौकन्ने रहे जब जो नए आंकड़े हमारे सामने आए कि पिछले 3-4 साल में इतनी डीजल टैक्सीज की रजिस्ट्रेशन हुई है दिल्ली में, और ये ऑल इंडिया परमिट के आधार पर आज इस शहर में 36,000 से ज़्यादा डीजल गाड़ियाँ चल रही हैं। ये एक लूप होल है। अगर आप सिटी टैक्सी हैं तो आप सिर्फ सीएनजी पर ही चला सकते हैं, पर अगर ऑल इंडिया परमिट पर चलाते हैं तो आपको दिल्ली से बाहर जाना होगा, पर आप वो परमिट लेके आप दिल्ली में चला रहे हैं। तो जहाँ पे हम बसों को, ऑटो रिक्शास को, सबको हमने डीजल से बाहर निकाला, सीएनजी पर चलाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि पर्यावरण और ये जन सेहत का मुद्दा है। और ये जो गेन जो मिला है हमें, जो इम्पैक्ट हुआ है आज, उसको आज हम खो रहे हैं, क्योंकि ये जो डीजल की जो टैक्सेस आई हैं। पर आप जो बात कह रहे हैं कि एक तरफ रोज़ी रोटी की बात है, पर्यावरण की बात है, ये जो इसका एक समाधान हम ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं है। तो अभी जो एप्का की तरफ से बताया गया है कि नई डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया परमिट पर आप एकदम रोक दें, और जो बने हैं उनके लिए एक कुछ वो बना रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं कि इसको हम किस तरीके से फेज आउट करें। ठीक। संजय सम्राट साहब, आप टैक्सी टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को आप किस रूप में देखते हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है ना, वो सिटी टैक्सी के लिए है। बेसिकली जो दिल्ली के अंदर क्या हुआ था कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सियों का मिसयूज़ किया गया। उसमें क्या हुआ कि जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार दोनों की दोनों सोई रही, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो ये बाहर की एग्रीगेटर्स कंपनी जो बाहर के आई हैं, ओला और उबर, इन दोनों कंपनियों ने बहुत ज़्यादा इनका मिसयूज़ किया और उनके ड्राइवरों ने महिलाओं से बलात्कार करा, बदतमीजी करी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों पे, कि आज तक दिल्ली सरकार ने इन कंपनियों को रजिस्टर्ड करने की कोशिश नहीं की। 100% सिटी टैक्सी के अंदर यही 2 कंपनियां मेन जो है। तो आपका विरोध इन 2 कंपनियों से है या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से का आप स्वागत करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है वो तो हमारे फेवर में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सिटी टैक्सी हैं
और जो पॉइंट टू पॉइंट चलती हैं सिटी टैक्सी जो होती हैं वो पॉइंट टू पॉइंट चलती हैं। सिटी टैक्सी दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा अभी बनाई गई है 6 महीने पहले ही, और उससे पहले इकोनॉमी टैक्सी के नाम से जानी जाती थी। उनका किराया 10 रुपये होता था। इसके अलावा रेडियो टैक्सी होती हैं जो सिटी टैक्सी कहलाती हैं, और उनका एनसीआर परमिट मिलता है। जो ये ओला ओवर आई ये भी एक तरीके से सिटी टैक्सी है, लेकिन ये अनलाइसेंस्ड कंपनी, आज तक इन्होंने लाइसेंस तक नहीं तो लिया। आपको नहीं लगता कि जो 30,000 टैक्सियों के बंद करने की बात कही जा रही है ये गलत है? नहीं, वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती का सौदा हो रहा है सर। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस चीज के लिए आ रहा है और आप इंप्लीमेंट किस लिए कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि गोपाल राय जी का जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है जानबूझ के जो टूरिस्ट ऑपरेटरों की गाड़ियां उनको बंद कर रहे हैं, जिससे कि उनमें रोष पैदा हो, वो सड़कों पे आए और लोगों में गलतफहमी हो कि लोग ये कहें कि दिल्ली के ट्रांसपोर्टर जी विलेन का काम कर रहे हैं, कि दिल्ली की रोडों को जाम कर रहे हैं। तो जनता के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए गुनहगार कौन है। केजरीवाल साहब, एक सेकंड और बोलना चाहूंगा, केजरीवाल साहब इस हमारे आंदोलन से जगे हैं। वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, जैसे कुंभकर्ण सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि दिल्ली के कौन सा आंदोलन, आप कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? नहीं सर, हमने आंदोलन नहीं करा, हमने तो एक दिन चक्का जाम करा था जिससे दिल्ली की जनता को एहसास हो और केजरीवाल जी की आंखें खुले। ठीक, आज वो 2 दिन पहले कोर्ट जाने की तैयारी करी है। उनको 1 साल से 2 साल से यही नहीं पता है। ठीक है, जब से सीएम मैं आता हूं आपके पास में। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और ये जो बहस हो रही है कि दिल्ली में ये अचानक डीजल की टैक्सियां बंद कर दी गई जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी परिवारों की रोजी रोटी का सवाल भी उठ खड़ा हुआ है? देखिए, पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अचानक हुआ है। इसके बारे में चर्चा बहुत दिनों से चल रही है और ये कोर्ट का डिसीजन काफ़ी दिनों से था, लेकिन इसकी अंतिम तारीख उन्होंने रखी थी 31 मार्च और 1 अप्रैल से इसको बंद होना था, लेकिन उसके अंदर फिर तैयारी नहीं थी, तो इस वजह से आगे बढ़ गई बात और आज वो स्थिति आ गई है कि अब इसको आगे खींचना बड़ा मुश्किल था। इसमें स्पष्ट है कि जो ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सीज़ हैं उनको अलाउ किया जाएगा, क्योंकि वहाँ एक मजबूरी है, क्योंकि सारे देश में गैस मिलना अभी मुश्किल है और इसलिए वो रास्ते में फंसे नहीं और टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो और पूरी यात्रा सही तरीके से हो, इसलिए उनको छूट दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जो शहर में चलने वाली टैक्सियां हैं उनको तो सीएनजी पे चलने की अनुमति है, लेकिन इसके अलावा डीजल से चलने वाला जो शहर में टैक्सी चलती है उसके ऊपर तो पाबंदी है और होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर सवाल ये उठता है कि अगर लोगों ने फिर भी शहर में चलने वाली टैक्सियां डीजल की ली हैं तो इसमें कोर्ट का जो ऑर्डर है वो फिर इसमें टकराता है। तो ये तो एक गलती है कि इसके बारे में पहले से हमें सोचना चाहिए था, इसका पूर्व अनुमान भी था, लेकिन अगर इसके बारे में पूरे से तरीके से तैयारी न की जाएगी तो ऐसी समस्या खड़ी होती है। एक बात मैं और कहूँगा कि जो सोमवार और मंगलवार को हमने देखा कि इन लोगों ने जिस तरीके से टैक्सी ला करके बीच में खड़ी करके जो जाम की इंतज़ाम किया और जिससे लोगों को बहुत अधिक परेशानी हुई, मैं समझता हूं कि तरीका हमको बदलना चाहिए। ये ज़रूरी है कि अगर हम किसी बात से नाराज़ हैं या किसी बात से हमको तकलीफ़ है या गलत तरीके से हो रहा है तो उसको हमें सोच समझकर उसके बारे में अपना रोष दिखाना चाहिए, बल्कि इसके प्रोफेसर साहब मैं आता हूं आपके पास में। जी नितिन सेठी, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और दिल्ली सरकार ने जाकर के जो 2 दिन की मोहलत मांगी थी वो आज ख़त्म हो गई, अब क्या लगता है, हालांकि सुनवाई तो अब 9 मई को होगी, तब तक क्या सूरत हाल रहेगी? कि पहली चीज़ जो मुझे इसमें बहुत अजीब लगती है कि ऐसा जैसे अनुमिता ने बोला ये ऑर्डर कोई नई चीज़ नहीं है, इतने सालों से थी, इतने सालों से सरकार इंतज़ार कर रही थी कि कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चल जाएगी तो हमारा बच जाएगा। हम नेताओं को ये डर था कि ये डिसीजन हम नहीं ले सकते, कोर्ट करने दीजिए, फिर जो मुहिम भी जो छेड़ना चाहेगा सड़क पे भी उतरेगा, कोर्ट के खिलाफ उतरेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गई है एक तरीके से। तो इसमें कोर्ट पे गोली दागना बड़ा आसान हो जाता है। नेता अपना पिछला छड़ा रहे थे कि हमने तो नहीं किया, कोर्ट ने करवाया। जैसे अनुमिता बोली, इतने सालों से पता था कि अगर यहाँ पे आप टैक्सी नहीं चला सकते हैं डीजल की और चलने दी गई, तो मैं तो पूछता हूँ क्या इसमें स्पेस अवेलेबल है कि कंटेम्प्ट ऑर्डर्स होने चाहिए कि किन लोगों ने ये चलाने दी इतने साल। जिन लोगों के अब 30,000 ड्राइवर्स या जिनने गाड़ियाँ खरीदी हैं डीजल की जो चला रहे हैं, उनको अगर आपको कुछ कॉम्पनसेशन देना है, दैट शुड कम आउट ऑफ द गवर्नमेंट। जी, ये आप जो कह रहे हैं बात कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एनजीटी का भी डीजल वाहनों के बारे में जो ऑर्डर है वो लागू नहीं हो पाया, तो जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। व्यवहारिक दिक्कतें इसीलिए आती हैं कि हमारी सरकारें करने को तैयार नहीं है। अगर यही काम 2 साल पहले से किया होता,
आप एग्रीगेटर का इशू नहीं है कि एग्रीगेटर ला रहा है कि कौन टैक्सी ला रहा है, टैक्सी किस किस्म की आनी थी वो हमें पता था। तो एग्रीगेटर भी ला रहा है तो उसके लिए भी रूल हो सकता था कि वो सिर्फ सीएनजी वाली गाड़ी चलाए। तो इसमें कोर्ट पे छोड़ देना कि कोर्ट ने अचानक बोल दिया, ये तो मतलब आपस में एक दूसरे खिलवाड़ करने वाली बात है लोगों के साथ मेरे लिए। ठीक है, तो अनुमिता, अब आपको क्या लगता है, दिल्ली सरकार तो तैयार है नहीं, 2 दिन में कोई जादुई की छड़ी नहीं है किसी के पास में कि कोई इस समस्या का समाधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप कोशिश कीजिए, लाइए, हम सुनवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसको अनंत समय तक नहीं चलने दे सकते। तो ऐसे में आपकी नज़र में इसका समस्या का हल क्या है? देखिए, अब हल क्या ये ढूंढ के निकालेंगे ये बताना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं कि एप्का की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्रीय सरकार, इनके बीच में अभी जो चर्चा हो रही है आज और कल, और ये एक योजना देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट को कल, तो तब हमें पता चलेगा कि, पर ये ज़रूर हम जानते हैं कि कुछ तरीका तो ज़रूर निकले, कुछ उपाय ज़रूर निकलेगा। अब ये क्या होगा ये बताना मुश्किल है, और अभी हम भी ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते कि क्या होना चाहिए, पर फेज आउट जो होगा तो उसको हम टाइम बाउंड करना होगा और कुछ तरीके बताने होंगे कि किस तरीके, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट भी इन्वॉल्व हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कि आज डीजल टैक्सी के बारे में बात हो रही है, कल डीजल निजी गाड़ियों के बारे में चर्चा होगी, पर ये इनकी संख्या लगातार बढ़ रहा है। जब हम जानते हैं कि ये जो डीजल की जो एमिशंस है ये कितना ख़तरनाक है, डीजल से जो जहरीले धुआं जो निकल रहे हैं, वही जो दिल्ली के हवा में जो हम पार्टिकल्स के बारे में कह रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में कह रहे हैं, उनकी जो मात्रा है लगातार बढ़ रहा है। हम ये भी जानते हैं कि डीजल एमिशन को आज टबाको के जैसे क्लास 1 कार्सिनोजेन माना जाता है, क्योंकि उससे लंग कैंसर होता है। तो अगर ये इतनी गंभीर अगर ये बात है, तो लोगों में ये जागरूकता लाना, बहुत एक कंज्यूमर अवेयरनेस लाना भी बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों डीजल के तरफ इतना बढ़ रहे हैं। सरकार के तरफ से भी पाबंदियाँ लानी पड़ेंगी, टैक्स लगाना होगा डीजल को, एक डिसइंसेंटिव लाना होगा, जितना हो सके इस पर रोक लाना होगा। अगर ये होगा तो ये जो सारे जो हमेशा जब डीजल गाड़ियों की बात पे चर्चा होती है, और ये जो इंडस्ट्री की तरफ से कहा जाता है पर डीजल गाड़ियों की संख्या इतनी कम है, इनकी कंट्रीब्यूशन जो है हवा में, वायु प्रदूषण में, वो इतना कम है, तो आप हमें छोड़ दीजिए, ये एक बहुत गलत बात है। तो ये जागरूकता अगर हम बनाएं तो जो सरकार को भी जो सख्ती से जो काम लेना होगा, उसके लिए जो पब्लिक सपोर्ट जो हमें बनाना है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, संजय सम्राट साहब, आप जो टैक्सियाँ चला रहे हैं, आपकी एसोसिएशन जो चला रही है, वो सीएनजी और ज़्यादातर नॉन डीजल गाड़ियाँ हैं, यही है ना? और ये जो फैसला आया है, आप कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए है कि जो नई कंपनियाँ आई हैं और जिन्होंने बड़े पैमाने पर बेतहाशा डीजल की गाड़ियों को उतारा है। तो आपका सरकार के लिए क्या सुझाव है? सर, सरकार ने तो गलतियां बहुत करी है। हमने 2 साल से 2014 में एक लड़की से बलात्कार हुआ था और वो सामने आई थी कि डीजल की ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ी उबर में यूज़ हो रही है। तो सन 2014 में आ गई, आज 2016 का भी चलिए, वो तो एक घटना है, मैं पर्यावरण की दृष्टि से बात मैं पर्यावरण की दृष्टि से तो हमने कहा ना सर, अगर पर्यावरण की अगर आप ईमानदारी की बात करें तो आप उसमें पार्शलिटी ना करें। सुप्रीम कोर्ट को भी पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए और एप्का को भी पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। अगर डीजल इतना खतरनाक है तो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग जो कारों की हो रही है, डीजल इंजनों की हो रही है, उनको बंद कर देना चाहिए। धीरे धीरे डीजल से, पेट्रोल पंप से डीजल ही हटा देना चाहिए। अगर ईमानदारी की बात करें, हमारी जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की अगर गाड़ी की बात भी कर रही है, अगर पूरे एनसीआर की बात करें तो मुश्किल से 60,000 टैक्सी हैं, और अगर आप प्राइवेट कारों की बात करें तो वो कम से कम 70 लाख के आसपास गाड़ी है पूरे एनसीआर में। अब अगर आप इसका डिफरेंसेस करो कि कहाँ तो 70 लाख गाड़ियाँ, कहाँ 70,000 गाड़ियाँ, तो 1% गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं देंगी या 70 लाख गाड़ी ज़्यादा धुआं देगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंटली बॉडी है एप्का और सुप्रीम कोर्ट भी, इन पे किसी का दबाव नहीं है, तो वो ईमानदारी से काम करे कि कौन ज़्यादा धुआं दे रहा है। 250 जो जनरेटर सेट है, जो इनके टावर लगे हुए, जो आइडिया के, वोडाफोन के, एयरटेल के, ये सब डीजल पे चलते हैं। जितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं वो डीजल पे चलती हैं। तो ये दूसरों को तो पाठ पढ़ा रहे हैं कि भाई तुम सीएनजी पे चलो। केजरीवाल साहब हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे बड़े बड़े जज हो, ये सब डीजल की एसयूवी गाड़ी में चलते हैं, बड़े बड़े लीडर। तो ये पहले अपने को सुधारें जी। तो जिस दूसरे का पत्थर मारने से पहले जिनके अगर शीशे के हो तो उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए उस घर में। ठीक है प्रोफेसर वार्ष्णेय, दिल्ली में फैसला हुआ कि साहब 2000 सीसी से ज़्यादा की डीजल गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं की जाएंगी, लेकिन मैं फिर उस सवाल को उठाऊंगा कि
हमने देखा कि एनजीटी का फैसला आता है डीजल गाड़ियों को फेज आउट करने का, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। यहाँ एक श्री श्री रविशंकर साहब कार्यक्रम करते हैं, पर्यावरण की धज्जियाँ बिखेरते हैं, वो उस पर जुर्माना होता है। आज तक पता नहीं है कि जुर्माने का कुछ पैसा जमा हुआ भी है या नहीं। तो ऐसे में कि जब खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिस पे अभी दिल्ली सरकार अभी प्लान रखने वाली है उसके सामने, उस पर कैसे अमल हो सकेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जितने हमारे पर्यावरण के नियम और कानून हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना लचर है कि उनका प्रभाव देखने को ही नहीं मिलता है और खुलेआम उनको उल्लंघन किया जाता है। जहाँ तक डीजल का सवाल है, मैं आपको बता दूँ ये मामला इतना सीधा नहीं है। इसमें कई हमको सैद्धांतिक विचार करना होगा। पहली बात तो है कि हमारी रिफाइनरीज में काफ़ी डीजल बनाने की क्षमता है, आखिर उसका क्या होगा? तो एक सिर्फ गाड़ियों के इंजन बंद करने से नहीं होगा, हमको चारों तरफ से इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पहले तो हमको अपनी रिफाइनरीज में जो अब डीजल बनाने के संयंत्र लगे हुए हैं वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ तो डीजल बनता रहेगा, फिर आखिर ये जाएगा कहाँ? एग्रीकल्चर में डीजल का बड़ा इस्तेमाल होता है, तो क्या एग्रीकल्चर के नाम से आने वाला डीजल कारों में नहीं जाएगा? दूसरी बात यह है कि इन सब चीज़ के लिए हमको काफ़ी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के बारे में सोचना पड़ेगा गंभीरता से कि पोल्यूशन को किस तरीके से कम किया जाए। कारों का एक घटक है पोल्यूशन, लेकिन इसके और कई घटक हैं जिनसे पोल्यूशन होता है। अभी आप दिल्ली में देखिए ऑड एंड इवन आया, उसके बारे में सब लोग एक मत नहीं है कि पोल्यूशन उससे कम हुआ। काफ़ी सारी तो ये जिसको वायुमंडल की जो विधियां हैं उसकी वजह से बढ़ जाता है, घट जाता है। दूसरा, कई और तरीके हैं जिनमें खुलेआम कूड़ा जलाया जा रहा है, चारों तरफ जलाया जाए, जबकि एनजीटी का एक ख़ास निर्देश है कि उनके ऊपर फ़ाइन किया जाए। आज तक लोगों में हमने सुना नहीं कि कोई अच्छी तरीके से फ़ाइन हुआ और उसकी कोई एग्जाम्पल सामने आई हो। तो जब तक इस चारों तरफ से हम पोल्यूशन को कम नहीं करेंगे, केवल मान लीजिए आज कार बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मानक दिल्ली के पोल्यूशन के फिर भी अधिक रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे और ऐसे कारण हैं जिनके बारे में हमें लगाम लगानी पड़ेगी। कारों का होने वाला पोल्यूशन अवश्य एक है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बड़े बड़े पोल्यूशन करने वाले जो कार्य हैं उनको हमें बंद करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इज अनदर एक्टिविटी, और जो बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिनमें कि खुलेआम आग लगी हुई है, आज भी लगी हुई है, और जिसके बारे में कई दिनों से चर्चा हो रही है, मैं नहीं समझता हूं कि उसकी रोकथाम के लिए और परमानेंटली उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही ताकि उसमें आग कम हो सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। केवल कार और डीजल के मामले से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और पोल्यूशन की सारी चीज़ को व्यापक रूप से हमें देखना पड़ेगा। जी नितिन, आप अभी जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होते हुए दिख नहीं रहा है। आपकी नज़र में इस समस्या का समाधान क्या है? किस तरह से दिल्ली का प्रदूषण कम हो और अच्छी हवा में सांस लोग ले सकें? देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक, ये पुराना रिवाज रहा है, कोर्ट के सामने जब भी एनवायरनमेंट के मुद्दे आते हैं तो बोला जाता है कि उस चोर को आपने नहीं पकड़ा तो हमें क्यों पकड़ रहे हैं। तो ये तो गोल घुमाने वाली बातें हैं। वो हर जिससे आप पूछेंगे वो बोलेगा नहीं, दूसरी इंडस्ट्री के पास पहले जाइए, हमारे पास तीसरी बार आइएगा। ये पुराना रिवाज है, ये 15-20 साल से देख रहे हैं। जब सीएनजी पहली बार दिल्ली में आया था तब भी यही हंगामा हुआ था, उसके बाद भी यही ड्रामा हुआ था, शहर बंद हुआ था, अगर आपको याद हो। तो वो चलता रहेगा। दूसरा, क्योंकि सरकारें खुद कुछ नहीं करना चाह रही हैं, तो कोर्ट को आपने एक नेगोशिएटिंग कंपाउंड बना दिया है कि वहाँ जाके अब कोर्ट को भी लॉ पे नहीं जाना पड़ता या आपकी पब्लिक सेफ्टी पे नहीं जाना पड़ता। कोर्ट को वो काम करना पड़ रहा है जो नेताओं को पहले कर देना चाहिए था। तो ये अब नेगोशिएशन हो रहा है कि 4 दिन में करेंगे, कि 25 दिन में फेज आउट करेंगे, कि 6 महीने में करेंगे। ये स्कीम तो पहली सरकार को सोच लेनी चाहिए थी कि अगर हमने गलत किया है, इसको ठीक करना है, लोगों की रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए, गलती उनकी है, तो एक फेज आउट की सब्सिडी स्कीम पहले बन सकती थी, एक इंसेंटिवाइजेशन की स्कीम पहले बन सकती थी। जो तब नहीं हुआ वो अब हो रहा है। तो एक तरीके से देखिए कि कोर्ट ने एक तरीके से बहुत लंबी कदम लगाई, उसके बाद थोड़े कदम पीछे ले रही है कि चलिए काम तो हो। तो ये फेज मैनर में ही होगा, वो क्लियर है। पॉलिटिक्स और सोसाइटी ऐसी ही चलती है। कोर्ट का एक्सट्रीम स्टेप्स हैं, लेकिन उसके कारण कम से कम इतना तो हुआ। अगर कोर्ट ये भी ना करता तो अगले 10 साल तक हम सुनते कि 1 लाख गाड़ी आ गई है, उसके बाद तो कभी बदलाव ना आ पाता। जी अनुमिता, अभी दिल्ली सरकार ने ऑड इवन योजना चलाई। जनवरी में भी हमने देखा था, 15 दिन के लिए चली, बंद हो गई। और जैसा अभी प्रोफेसर वार्ष्णेय कह रहे थे कि उसको लेकर के भी अलग अलग मत थे। कुछ कहते हैं कि प्रदूषण कम हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ज़्यादा बढ़ा। अब मीडिया में भी इस तरह की खबरें आई हैं।
आपके सेंटर का क्या मानना है कि क्या उससे वाकई फ़र्क पड़ा और क्या इस तरह की योजनाएं रहनी चाहिए? देखिए, ये समझना है कि ऑड एंड इवन एक इमरजेंसी एक्शन है। वो तभी लिया जाता है जब प्रदूषण की मात्रा बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, एकदम हैजार्डस लेवल तक पहुंच जाती है। तब आपको कुछ करना होगा इमीडिएटली, ताकि आप उसको और भी खराब ना होने दें। तो इससे ये ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप उससे पूरा आपने सॉल्व ही कर दिया प्रदूषण की जो समस्या है। तो अगर ये इमरजेंसी एक्शन है तो वो एक टेम्परेरी एक्शन है। तो इसके साथ साथ हमें और भी बाकी जो कदम हमें लेना होगा, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में जो परमानेंट मेजर्स है, और ये हमें साथ साथ करना होगा। वो क्या होंगे मेजर्स? तो उसके लिए हमें जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें सुधार लाना होगा, पैदल यात्री, साइकिल यात्रियों के लिए हमें सुरक्षित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनानी होगी। जो निजी गाड़ियों के ऊपर जो आज इतनी छूट है उसको हमें रोकना होगा, ताकि जो निजी गाड़ियों के ऊपर जो निर्भरता है उसको हमें कम करना होगा। और उसके साथ साथ और भी जो पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उस पर भी हमें अच्छा भारी कदम लेना होगा। तो ये जो ऑड एंड इवन है, इससे हमने देखा है कि जब फोर्टनाइट के समय जो पीकिंग पोल्यूशन हम कहते हैं उसको हम स्लो डाउन कर, वो कुछ स्लो हो गया था। पर ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप जितना भी करेंगे वो कम होगा, क्योंकि आज प्रदूषण की मात्रा इस शहर में इतना ज़्यादा है। और इस बार जो हाल ही में जो ऑड एंड इवन जो ख़त्म हुआ, हमने ये भी देखा कि जो पहला 10 दिन था, ऑड एंड इवन के कारण जो प्रदूषण की मात्रा थी वो काफ़ी हद तक कम हुआ था, अगर आप प्रीवियस फोर्टनाइट के साथ कंपेयर करें। पर टुवर्ड्स द एंड हमने ये देखा कि एकदम से जो पंजाब हरियाणा में जो फसलों में जो आग लगाया गया, उसके कारण एक स्पाइक हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि हमें कदम काफ़ी चीज़ों के ऊपर लेना होगा। तो ये भी करें, पर उसके साथ साथ हमें और भी कुछ करना होगा, और बहुत सख्ती के साथ हमें करना होगा। प्रोफेसर सी.के. वार्ष्णेय, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में हैं, बहुत कम समय है मेरे पास। जो अनुमिता कह रही हैं उससे कितना आप सहमत हैं, और दिल्ली का पर्यावरण बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि दिल्ली का पर्यावरण को दुरुस्त चुरुस्त करने के लिए बहुत सारे कदम हमको एक साथ उठाने पड़ेंगे, जिनमें कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सबसे बड़े घटक हैं उनको किस तरीके से हम टैकल करें, और इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि बिना किसी सोच समझ के हमें ऐसे कदम लेने चाहिए ताकि सिटी प्लानिंग इस तरीके की हो कि लोगों को आने जाने के लिए लंबे लंबे रास्ते तय न करने पड़ें। तो इसमें सिटी प्लानर्स को भी साथ में लाना पड़ेगा, ताकि लोगों को जो वाहन की आवश्यकता पड़ती है, मजबूरी में जिनको लंबे लंबे सफ़र करने पड़ते हैं, उसमें कमी आए। तो इन सब को देखते हुए जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ काम है और अगर नज़दीक में ही आप रहते हैं तो ट्रैवल की ज़रूरत नहीं है, पैदल से भी काम चलाया जा सकता है। तो इसमें सिटी प्लानर्स को भी हमें साथ में लाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को अगर एक साथ लेकर के देखा जाए तो ये आवश्यक है कि पोल्यूशन के अंदर बहुत कमी आएगी, और स्विच करना चाहिए फ्यूल सोर्स को। और अगली जो हमारी स्ट्रेटेजी हो उसमें हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर जोर देना चाहिए। उसमें अगर इवन सब्सिडी भी देनी है तो मैं समझता हूँ देना एक मजबूरी होगी, क्योंकि उसमें जन स्वास्थ्य का बहुत फ़ायदा होगा और ये एक सही स्ट्रेटेजी होगी। अगर ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रिक कार बनेगी तो उनकी कीमत में भी कमी आएगी और लोग उसको लेना भी पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सी.के. वार्ष्णेय, अनुमिता रॉय चौधरी, संजय सम्राट साहब और नितिन सिटी साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखना यह है कि 9 मई के बाद दिल्ली में पर्यावरण की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। जो डीजल की टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाया गया है कितना प्रभावी होता है, इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना है, और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना है कि लोगों को भारी असुविधा और परेशानी का सामना न करना पड़े और लोग बेरोज़गार ना हो। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।